हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डेनिश और फ्रांसीसियों कंपनियों के बारे में देखेंगे और देखेंगे इन्होंने किस उद्देश्य से आई और उन्होंने क्या क्या काम किया, किससे युद्ध किए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो मैंने लिया है ये किससे लिया है मैंने, ये कोसमोस पब्लिकेशन से एक न्यूज़ पेपर के फॉर्म में आती है, आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो जिसको भी चाहिए वो बाज़ार में जाके उसको ले सकता है। उसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, सिर्फ 50 रुपये उसका मूल्य है, और भी कम डिस्काउंट वगैरह जो भी है तो उससे ले सकता है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर डेनिश। तो डेनिश जो है अंग्रेज़ों के पश्चात एकदम क्रम से चल रहा है, ये क्रम से दिया गया है। बाकी मैप वगैरह यहाँ पर कलरफुल हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर डेनिश की बातें करेंगे। डेनिश अंग्रेज़ों के पश्चात आते हैं। डैन व्यापारी 1616 में भारत आते हैं। ये डेनिशों ने क्या किया कि 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। आगे है बंगाल के सेराम पुर में 1676 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री जो है त्रावणकोर तंजौर में 1620 में स्थापित करते हैं, और बंगाल में दूसरी। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। तो यहाँ पर चीन के साथ इन्होंने ज़्यादा अपना रुख अपनाया, शायद इस वजह से कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर हैं जो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि चीन में उनको ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिली होंगी, उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे, बहुत सारी कारण वो अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने अपना जो व्यापार है चीन के साथ स्थापित कर लेते हैं। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी तथा वे भारत से चले भी गए। तो ये था कुछ डेनिश का छोटा सा ही इतिहास है। सबसे पहले यहाँ पर है कि उनकी पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर में 1620 में, और दूसरी जो है बंगाल के सेरामपुर में 1676 में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी मतभेद हुए, युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसमें से 2 फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच के ही ये युद्ध थे। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं फ्रांसीसियों की। तो यहाँ पे लुई 16वें के मंत्री कार्ल बर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडियंस ओरिएंटलिस की स्थापना की गई। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचते हैं, और फ्रांस से दूसरा दल 1667 में रवाना हुआ। इसका नायक जो है फ्रैंको कैरे हैं। तो दूसरा दल जो है 1667 में रवाना होता है, और फ्रैंको कैरे इससे नेतृत्व करता होते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रांसीसी फ्रैंको कैरे द्वारा सूरत में स्थापित होती है। तो सूरत इनकी पहली कोठी स्थापित हो जाती है। अंग्रेज समर्थित डचों ने, मतलब यहाँ पे डच जो है वो अंग्रेज़ों के ही समर्थित में 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया, परंतु 1697 में रिजविक की संधि द्वारा से वापस लौटा दिया। तो डचों ने एक फ्रांसीसियों से क्या ले लिया, पांडिचेरी ले ली, लेकिन रिजविक की संधि होती है और फिर पांडिचेरी उनको वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसियों को। तो इन यूरोपीय कंपनियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजी कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। 1746 में से लेकर 1761 के मध्य 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए। उस समय फ्रांस का सम्राट जो है लुई 15 होता है, जिस समय युद्ध होता है ये, हाँ तो 15 ही है। लुई 15 जो है उस समय का सम्राट होता है, जिस समय कर्नाटक युद्ध होते हैं।
आगे देखते हैं। कर्नाटक युद्ध नहीं, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होते हैं 3, तो वही कर्नाटक युद्ध भी हैं। तो यहाँ पर युद्ध हैं तीनों के तीनों, इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला है 1746 से लेके तो सबसे पहले सारे के सारे 1700 ईस्वी में हुए हैं। सबसे पहले है 1746 से लेके 48, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी इसका कारण था। एक्स्ट्रा सेपल की संधि होती है 1748 में, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों के विजय हुए जिसमें डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो डुप्ले यहाँ पर बहुत मेन रोल निभाता है, इसकी पॉलिसी ही आगे चल के अंग्रेज अपनाते हैं और फिर भारत में एक बड़ा साम्राज्य क्या कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध ये होता है 1749 से लेके 54 तक। हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले होते हैं। तो एग्जामिनर यूजीसी नेट ऐसे नहीं पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच क्या कारण थे, ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि कौन से कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांस और अंग्रेज मतलब कारण नहीं बने, क्योंकि इसके पहले में और तीसरे में दोनों के दोनों फ्रांस और अंग्रेज़ों के जो आपसी मतभेद थे उनके कारण युद्ध हुआ था। सिर्फ दूसरे बारे में जो है हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों के कारण जो है युद्ध होता है। और ये वाला जो है दूसरा पांडिचेरी की संधि होती है, और पहले में एक्स्ट्रा सेपल की संधि और तीसरे वाले में पेरिस की संधि के तहत जो है युद्ध विराम लगता है। अब दूसरे वाले का देखते हैं परिणाम क्या हुआ। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस संधि के तहत होता है और सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाता है, इसकी वजह से ये युद्ध होता है। कब होता है 1758 से लेके 63 के बीच में। 1760 में वाणी वर्ष के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है मुग़ल साम्राज्य के शासकों के बारे में है। तो हम देखते हैं कि शाहजहाँ की पत्नी जो हैं मुमताज़ महल बेगम से, उनके बहुत सारे बेटे थे और पुत्रियां थी। तो जहांआरा इनकी बेटी थी, दारा शिको जिसको लघु अकबर भी कहते हैं एक पुत्र था, रोशन आरा पुत्री थी, शाह शुजा एक पुत्र थे, और औरंगजेब आलमगीर पुत्र ये भी एक पुत्र हैं जो कि आगे शासक बनते हैं। मुराद होते हैं, मुराद बख्श ये भी, और पुत्री। तो 3 पुत्रियां थीं और भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 3 पुत्रियों का जिक्र है वो भी देख लेते हैं क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो पुत्रियों के बारे में भी पूछते हैं। तो जहांआरा हो गया, रोशन आरा, गौहर आरा। तो आरा सारे के हो गए पुत्रियाँ, और दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब जिसको आलमगीर प्रथम भी बोलते हैं, और मुराद बख्श, ये सारे के सारे बेटे थे। अब यहाँ पर कौन शासक बनता है, तो औरंगजेब शासक बनता है। और औरंगजेब के भी बहुत सारे बेटे थे जिसको देखते हैं। तो मुअज्जम हो गया, बहादुर शाह प्रथम, यही शासक बनते हैं। बाकी और भी देख लेते हैं। मोहम्मद आजम, अकबर द्वितीय जिसे नेकुशियर भी बोलते हैं, और अहमद काम बख्श। और फिर मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है जहांदार शाह शासक बनते हैं। जहांदार शाह शासक बनते हैं। उसके भाई भी बहुत सारे थे। तो अजीम उस शान और रफ़ी उस शान और जहानशाह। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, ये नंबरिंग यहाँ पे दिया गया है। तो जहांदार शाह के बाद फ़र्रुखसियार बनते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है, फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार के बाद जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, और फ़र्रुखसियार के बाद रफ़ी-उद-दौराज बनते हैं। रफ़ी-उद-दौराज के बाद रफ़ी-उद-दौला। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, एक क्रम अक्सर यूजीसी नेट पूछता है। तो जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, रफ़ी-उद-दौराज, रफ़ी-उद-दौला। दराज पहले है, दौला बाद में है। आगे है 5वें नंबर पे है मोहम्मद शाह
प्रथम मोहम्मद शाह प्रथम, जिसको रोशन आरा भी बोलते हैं, फिर उसके बाद अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 7वें नंबर के बाद मली उल मिलर भी है, जिसको शाहजहाँ तृतीय बोलते हैं। उसके बाद जो है शाह आलम तृतीय हैं। अकबर द्वितीय, जो कि उसको राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन को राजा की उपाधि देते हैं, तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। फिर अंतिम जो है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 के समय वो उसमें शामिल हुए थे, जिसके कारण उनको रंगून भेज दिया गया था। तो ये पूरी चार्ट है, पूरा परिवार इसमें शामिल है, कब कौन क्या कौन से राजा बने, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का किस प्रकार से शासन बना, कौन राजा हुआ, और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, हम पूरी कहानी नहीं देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।